जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो वेन आरेख का जो पार्ट 2 है वो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। देखिएगा, इस सब को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ये बता देते हैं आपको, कल वीडियो कल ही आना था लेकिन कल इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि हमारे कई ऐसे साथी थे जिनके मन में ये डाउट था कि सर हम रीजनिंग तो आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बाकी और सब्जेक्ट हम कौन सी किताब से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स क्या कौन सी किताब से पढ़ें, यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें, मैथ, हिंदी। तो उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बुक स्टॉप पे जाना पड़ा था। मतलब वहाँ पे मैं गया और उसके बाद तमाम तरीके की किताबें देखी, जो सजेस्ट थी, सबसे बेस्ट लगी मुझे वो मैंने सजेस्ट की और उसका वीडियो मैंने कल मतलब रात में 8-9 बजे के आसपास अपलोड भी किया था। तो अगर आपको उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो देख लीजिए। और आज आपको ये वेन आरेख का पार्ट 2 मिल रहा है और जैसा हमने कहा था कि एक दिन में एक चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है क्योंकि जनवरी लास्ट होते होते कम से कम हम अपने आप को 45 प्लस के आसपास रीजनिंग में हमको लेकर के आना है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊँ जिससे कि आपको टीचर नहीं बनना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको वो काम करना है जहाँ से आपका पेपर निकल पाए, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्योंकि 45 प्लस का मतलब इसलिए क्योंकि आपके लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास इसमें रीजनिंग में आते हैं और 55 में लगभग 45 प्लस कहने के लिए तो मैं 50 प्लस भी कह दूंगी, आप 50 प्लस लेके आओ, लेकिन इतना आसान नहीं होता है क्योंकि देखिएगा आपको, देखिए हम टीचर हैं तो हम कहने के लिए भले कह दें कि आप 50 नंबर या 55 नंबर या 52 नंबर लाइए, लेकिन हमें पता है कि केवल हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बाकी का जो है आपको, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से आप पूरा सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ इस सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको थोड़ा सा कम मेहनत करके आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा बेसिक समझिए क्या करना है। देखिए बाबू, ऐसे आप ऐसे करेंगे ना, जिससे देखिए आपको इसे कुछ आकृतियां मिलेंगी, हो सकता है वृत्त रहे या त्रिभुज रहे या आयत रहे। तो आपको जैसे इसमें कुछ बातें इसमें 2 में दिख रही होंगी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये व्यक्ति हैं जो हिंदी पढ़ते हैं और ये व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपको ये बात पता है ये सर्किल अंग्रेजी का प्रतिनिधित्व करता है, ये वाला हिंदी का करता है। अब आप देखेंगे कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो है वो कॉमन दिख रहा है। अगर ये कॉमन है तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि ये बीच में अगर मान लीजिए मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ 18 लिख देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि इनमें अगर आपको मैं देखूँ, आपसे मैं कहूँ कि ये बताओ हिंदी वाले सर्किल में कुल मिलाकर के कितने नंबर लिखे गए हैं। तो आप कहेंगे सर लिखे तो 2 गए हैं, तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ करके दोनों की संख्या बतानी हो तो कितना बताएंगे। आप कहें 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, और उसके बाद 10 और 5 कितना हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताइए, पढ़ने वालों की संख्या। देखिएगा, छोटे छोटे सवालों से आपको मैं ले चलूंगा और आप ये परेशान मत होइएगा कि सर ने पूरा सवाल नहीं लिखा। और देखिए, क्योंकि आप अगर बेसिक सीख जाएंगे ना तो दरअसल ये कठिन नहीं है बहुत ज़्यादा। आप ये समझने की कोशिश करें क्योंकि इसे इतना बड़ा लिख करके आएगा, नंबर लिखा होगा उसमें और आपसे वो 7-8 लाइन का सवाल होगा तो कठिन नहीं होगा। आप एक बार पढ़ेंगे लगा ले जाएंगे, बस इसको एक बार सीख लीजिए बस आप। हाँ देखिए, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, तो आप कहेंगे सर जी ये 18 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछूँ, ये बताओ बाबू ये 5 लोग भी तो हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ते हैं अलग बात, लेकिन हिंदी तो पढ़ते ही ना। तो इनको आप क्या करेंगे, 18 और 5 कितना कर लेंगे, 23। अब अगर मान लीजिए सवाल ऐसा है कि केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताइए, क्या बोल रहा है यहाँ पे शब्द देखिएगा, केवल शब्द बदलेंगे और आपके आंसर वहाँ चेंज हो जाएंगे। केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल जो हिंदी पढ़ता उन्हीं की संख्या बतानी है। तो उनकी संख्या आप कितनी बता देंगे, 18। अगर आपसे सपोज दैट पूछता कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 18 तो थी, 5 लोग ये भी थे जो हिंदी पढ़ते थे, तो 18 5 कितना कर देते आप, 23। लेकिन अगर पूछता है केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या तो 18। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बताइए, पढ़ने वालों की संख्या बताइए, तो आप ये कहेंगे कि सर अंग्रेजी 10 लोग तो पढ़ते ही, ये 5 लोग ये भी पढ़ते हैं, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। यही हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे शब्द लगा दूं कि केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बताइए, केवल जो अंग्रेजी पढ़ता हो और उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये केवल और केवल कितने लोग हो जाएंगे, 10। अब देखिए यहाँ से और अगला सवाल क्या बन सकता है, 2 विषय पढ़ने वालों की संख्या बताइए, 2 विषय पढ़ने वालों की संख्या बताइए। तो आप ये कहेंगे सर 2 विषय पढ़ने वालों की संख्या जो है, हम कहेंगे कि ये 10 लोग हैं जो 2 विषय पढ़ते नहीं पढ़ते, ये 18 ये भी नहीं पढ़ते, यही 5 लोग हैं जो 2 विषय पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताइए, अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताइए। तो आप ये कहेंगे कि सर 18 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं और 10 लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो 18 10 28 हो गया। नहीं,
ये पूछ रहा अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ने वालों का मतलब वो अंग्रेजी भी पढ़ते हो और हिंदी भी पढ़ते हो। आपसे ये नहीं पूछा कि अंग्रेजी वालों का अलग जोड़ लीजिए, हिंदी वालों का अलग जोड़, नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 5 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। हमारे कहने का मतलब ये रहा कि ये कुछ शब्द होंगे, लिखे होंगे, उनकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप जब इनका मतलब आप जानेंगे कि हाँ ये क्या जानना चाह रहा है, किसमें छोड़ना है और किसमें दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि इनमें से अगर हम ये 10 लोग भी हैं, ये 5 भी हैं, और ये कितना हो जाएगा? 18। तो अगर हम 18 और 5 23, 23 कुल कितने हो जाएंगे? 33 व्यक्तियों, ठीक है। तो अब देखिएगा उसी तरीके, ये तो जैसे 2 लोग थे, यहाँ पर कितने थे? 2 लोग थे। अब अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की आकृति हो, इस तरीके की आकृति का मतलब ये है कि देखिएगा, आपको बता दें जब आपके पेपर में सवाल आएगा तो ये जो जैसे हमने यहाँ विवाहित और भारतीय और ये शिक्षित लिखा है ना, जरूरी नहीं है कि लिखा होगा क्या कि आपको जैसे पता है कि यहाँ पर ये एक जगह कॉमन थी और ये दोनों जगह अलग अलग थी, तो नंबर लिखे थे, इसमें भी ऐसे ही नंबर लिखे जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ 18, 5, 4, 3, 2, 1, 9, ऐसे लिख दिया हमने। होगा क्या कि कभी कभी सवाल में आपसे ऐसे बताएगा, मतलब ये कि सिंपल सा आपको फिगर दे देगा और ये लिखेगा नहीं, यहाँ पर ये ना शिक्षित लिखा रहेगा, ना विवाहित लिखा रहेगा, ना भारतीय लिखा रहेगा, ऐसे ये सब कुछ नहीं, केवल ऐसे एक चित्र बना के दे देगा। और उसके बाद उसकी वो जो क्वेश्चन लिखना शुरू करेगा तो उसमें बताएगा, आपको क्या बताएगा, कहेगा कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र है, दिए गए चित्र में जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज कौन सा है? ये बोलेगा कि त्रिभुज विवाहितों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विवाहित को। यानी त्रिभुज के अंतर्गत जितने नंबर लिखे गए हैं किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? विवाहित को। तथा जो आपका आयत है, उसमें क्वेश्चन में बताएगा, वो आयत है, आयत भारतीयों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको? भारतीयों को। तथा जो वृत्त है वो किसको प्रदर्शित करता है? शिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो बात अपनी हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन लिखने के बाद जो है उसमें आपको ये बताए। और कुछ सवाल हो सकता है ऐसे आ जाए उसमें डायरेक्ट ये बात लिख ही दी जाए कि ये भारतीय हैं, ये विवाहित हैं, शिक्षित। तो आपको परेशान नहीं होना अगर नहीं लिखा गया है तो उसी में, क्योंकि अभी ये कंफर्म होने वाला ही है, क्या हो ही गया है कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ें तो उसी पेपर में ऐसे लाइन खींच करके, अच्छा ये विवाहित को बता रहा है, ये भारतीय को बता रहा है, शिक्षित को बता रहा है, आप उसमें उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल बनेंगे, आपको ये चीज़ समझ लेना है। समझने के बाद आप क्या करिएगा, 2-3-4 सवाल मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दूंगा आपको, नहीं, सवाल करवाएंगे और उसके बाद आप क्या करिएगा, बुक उठाइएगा और सवाल वहाँ से लगा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको ऐसा करिएगा, फोटो खींचिएगा, खींचने के बाद ग्रुप में भेज दीजिएगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि उसमें लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं ग्रुप में, और भेजने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आपस में ही लड़के एक दूसरे का सलूशन, मतलब जिनको अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी दूसरे को आ रहा है, तो वो उसका सलूशन भेज दे रहा है। हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं हो रही है। तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है मुझे। चलिए देखते हैं। देखिए अब जैसे आपसे इसमें सवाल क्या क्या बन सकता है। देखो ये जो नंबर लिखे गए हैं ना, इन नंबरों को आप पहले पहचानना सीखो। देखो जैसे 9 लिखा गया है तो ये बताओ 9 केवल ये जो भारतीय हैं केवल इसी वाले बॉक्स में है। जैसे अगर आप ये 2 देखेंगे, 2 तो 2 ऐसा नंबर है जो विवाहित वाले में भी यानी त्रिभुज वाले में भी है, और इस आयत वाले में भी है, और इस वृत्त वाले में भी है। अगर आप ये 5 देखेंगे तो 5 केवल शिक्षित वाले में भी यानी इस वृत्त में है और इस त्रिभुज में है। अगर आप जैसे 3 देखेंगे तो 3 इस त्रिभुज में है और इस आयत में है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो ये नंबर लिखे होंगे इनमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इनमें, इसमें और इसमें कॉमन होंगे, कुछ केवल वृत्त और इसमें कॉमन होंगे, कुछ इसमें और इसमें होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अकेले हैं। जैसे 4 है तो ये केवल विवाहित वाले इस त्रिभुज में कॉमन, जैसे 18 है तो केवल शिक्षित वाले में कॉमन, 9 है तो केवल भारतीय वालों में कॉमन। अब आपसे सवाल वो तमाम तरीके के बना सकता है। जैसे मैं आपके वहाँ पे सवाल लिखना शुरू करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको समझना शुरू करिएगा, कई तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं। देखिएगा जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे भारतीयों की संख्या जो शिक्षित हों लेकिन विवाहित ना हो, बताइए। देखिएगा उनकी लैंग्वेज कुछ इसी तरीके से रहेगी। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, मेरा मतलब और मकसद यही रहता है कि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। देखो
कह रहा ऐसे भारतीयों की संख्या बताइए जो शिक्षित हों। तो भारतीय ये है, ये वाला, और शिक्षित कौन है, ये वाला है। अब आपसे ये कह रहा है कि ऐसे भारतीयों की संख्या बताइए जो शिक्षित हों। इसका मतलब ये है कि आपको इस जो ये आयत बना है ये वाला, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो इस आयत में हो पहली चीज तो, और उसके बाद वो शिक्षित भी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस वाले में होना चाहिए, इस व्रत में भी होना चाहिए, जो शिक्षित हो लेकिन विवाहित ना हो। लेकिन क्या है, विवाहित ना हो। तो इसका मतलब विवाहित ना होने का मतलब यह है कि इस वाले में उसका नहीं आना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का कोई भी नंबर हम उसमें नहीं लेंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर जी हमारे पास अगर देखा जाए तो यानी विवाहित ना हो, विवाहित ना होने का मतलब यह है कि त्रिभुज वाला कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए साथ में। अब देखो जैसे वो कह रहा है कि भारतीय और शिक्षित होना चाहिए, तो आप कहोगे सर जी त्रिभुज वाले अगर सारे नंबर में हटा दूं तो हमारे पास 3 नंबर बच रहे हैं, एक 18 बच रहा है, एक बच रहा है, 9 बच रहा है। हम अगर 18 को देखें तो 18 ऐसा नंबर है जो केवल और केवल शिक्षित वाले में है, ये इस वाले में नहीं मिल रहा। 9 को देखें तो केवल भारतीय वालों में मिल रहा है। और अगर हम 1 को देखें, एक को देखें तो एक ऐसा नंबर है जो भारतीय भी है और शिक्षित भी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो आयत है, आयत में भी ये कॉमन है और इस वृत्त में भी कॉमन है। अब आप कह सकते हैं कि सर जी ये जो 2 नंबर है, 2, ये भी तो सर इस आयत और वृत्त में कॉमन है। देखो बाबू ये बात सही है कि ये 2 नंबर, 2 भी संख्या भी कॉमन है आयत और वृत्त में, लेकिन ये विवाहित वाले में भी है। और सवाल में बोला है कि वो विवाहित नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो हम हमारी तरह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। अगला सवाल देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए पूछ लिया ऐसे भारतीयों की संख्या बताइए जो शिक्षित भी हो, ऐसे लिखा होता शिक्षित भी हो और विवाहित हों। तो अब हमको वो नंबर ढूंढना है जो शिक्षित भी होने चाहिए, विवाहित भी होने चाहिए और भारतीय भी होने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर जी ये 2 ऐसा नंबर है, 2 जो कि शिक्षित भी है, विवाहित भी है और भारतीय भी है। तो इसका मतलब ये है, अब आप कह सकते हैं सर 1 का ही लिए छोड़ दे रहे हैं। तो देखो बबुआ 1 जो है ना, वो अगर हम देखें तो 1 जो शिक्षित तो है, भारतीय भी है, लेकिन 1 ये जो संख्या ये विवाहित वाले में नहीं है। और सवाल क्या कह रहा है आपका कि ऐसे भारतीयों की संख्या बताइए जो शिक्षित भी हो, विवाहित भी हो। तो शिक्षित तो ये जो 2 है ये शिक्षित वाले में यानी इस वृत्त में भी कॉमन है, विवाहित वाले यानी इस त्रिभुज में भी कॉमन लग रहा है, और ये भारतीय वाले में तो है ही है। अब आप कह सकते हैं सर ये 3 को लिया जा सकता है। नहीं, 3 को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 3 ऐसा है जो भारतीय तो है और विवाहित भी है, लेकिन 3 शिक्षित वाले में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2। अब अगला सवाल देखिएगा, ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बताइए, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बताइए, जो विवाहित हों लेकिन भारतीय नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन भारतीय नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है जो विवाहित ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो विवाहित ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो विवाहित हो लेकिन भारतीय ना हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये भारतीय ना होने का मतलब पहली चीज तो इस वाले डिब्बे से कोई भी नंबर नहीं जाएगा वहां। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे कह रहा है कि शिक्षित होने चाहिए, विवाहित होने चाहिए। 18 हो नहीं सकता क्योंकि 18 केवल शिक्षित हैं। 4 हो नहीं सकता जो केवल विवाहित है। यही 5 ऐसा होगा जो 5 संख्या ऐसी होगी जो शिक्षित भी हैं और विवाहित भी हैं, क्योंकि ये व्रत और ये त्रिभुज दोनों में कॉमन है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये भी तो कॉमन है, ये बबुआ कॉमन तो है, लेकिन ये शिक्षित है, विवाहित है, लेकिन इसके साथ साथ ये भारतीय भी हैं, तो इसलिए ये नंबर वहां पर नहीं जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5। अगला मैं सवाल पूछूं, ऐसे विवाहित भारतीयों की संख्या बताइए, ऐसे विवाहित भारतीयों की संख्या विवाहित, केवल इतना है, ऐसे नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, केवल लिखता हूँ विवाहित भारतीयों की संख्या बताइए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिएगा, विवाहित भारतीयों की संख्या, इसका मतलब विवाहित होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, इनकी संख्या आपको बतानी है। हमको क्या करना है, इसका मतलब इनमें और इनमें जो नंबर कॉमन होगा वही हम देखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि तो अगर ये 3 देखें, जो 3 नंबर लिखा है, तो ये 3 ऐसा है जो विवाहित भी हैं और भारतीय भी हैं,
अब आपको यहाँ एक बात और समझनी है, गौर से समझिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर 3 लेवल होते हैं तो आप सेकंड पर अब आ गए हैं, सेकंड वाले पर आप पहुँच रहे हैं। और देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे विवाहित भारतीयों की संख्या बताइए। विवाहित भारतीयों की संख्या का मतलब ये है कि विवाहित तो हैं, ये जो 3 हैं विवाहित तो हैं, भारतीय भी, ये तो सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 लोग क्या, ये बताओ ये विवाहित भारतीय हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ है कि नहीं, क्योंकि ये जो 2 नंबर है ये विवाहित वाले में भी है, भारतीय वाले में भी। तो अब अगर मैं कहूँ दूंगी भैया 2 इसमें और जोड़ दो आप, तो आप कहोगे सर जी अभी तक तो आप नहीं जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि ये 2 विवाहित हैं और भारतीय भी हैं, और लेकिन ये शिक्षित वाले में है तो इनको नहीं जोड़ा जाएगा। तो बबुआ इसमें सवालवा में ये कहा गया है कि अब देखो, अगर इस सवालवा में ये कह दिया जाता कि ऐसे विवाहित भारतीयों की संख्या बताइए जो शिक्षित ना हो, तब हम इस 2 को न जोड़ते, क्योंकि ये तो 2 शिक्षित वाले में हो जाते, फिर इनको न जोड़ते। लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि शिक्षित के बारे में कुछ बोले नहीं गया। तो भैया हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। फिर से समझ लीजिए बात को, ऐसे ही सवाल आएंगे, आराम से आपको लगा देना है, 2-4 नंबर आपके आराम से इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ऐसे व्यक्तियों, विवाहित भारतीयों की संख्या बताइए, विवाहित भारतीयों की संख्या। तो विवाहित लोग कितने हो गए, ये 3, भारतीय कितने हो गए 3। ये तो एकदम नंबर आपका एकदम फिट वाला है कि विवाहित भी हैं भारतीय भी। लेकिन बबुआ ये जो 2 है ना, ये लोग भी विवाहित हैं और भारतीय हैं। सवाल में अगर ये बात कह दिया जाता कि जो शिक्षित ना हो तो इस 2 को हम ना लिखते, लेकिन उसमें सवाल में कहा नहीं गया है, इसलिए हम इस 2 को भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग भी ऐसे हैं जो विवाहित भी हैं और भारतीय भी हैं। सवाल में यह बात तो कहीं नहीं गई कि शिक्षित ना हो, तो वो बात अलग है, इनके पास शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अलग बात है। लेकिन जब विवाहित भी है भारतीय भी, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया कुल विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए, कुल विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए, व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए कुल विवाहित व्यक्तियों का मतलब, अब देखो इसमें कोई इंस्ट्रक्शन तो ये लगाया नहीं है कि ऐसे विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए जो भारतीय ना हो या जो शिक्षित ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये त्रिभुज बना है ना भैया, त्रिभुज, देखिएगा सवाल पे आएंगे तो दरअसल एक जो चित्र होगा उस पर 1-2 सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप इससे देख लीजिए कि सवाल बन कहाँ से सकते हैं। तो देखो कहा गया है कुल विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज कुल नहीं लगेगा, जल्दी कुल नहीं लगाता है वो, क्योंकि जानता है कि कुल लगा देंगे तो आप जोड़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो विवाहित व्यक्ति आप कहेंगे कि ये 4 लोग तो विवाहित ही हैं, ये 5 लोग भी विवाहित हैं, ये 2 भी हैं, ये 3 भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस विवाहित वाले में सबका नंबर वहाँ जोड़ लेंगे, 4 + 5 + 2 + 3। तो 4 × 5 = 4, 9 × 2 = 11, 3 कितना हो जाएगा, 11 × 3 हो जाएगा 14। कुल विवाहित व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। अगर मान लीजिए इसी सवाल में ऐसा पूछ लेता आपको, विवाहित व्यक्तियों की संख्या बताइए जो भारतीय ना हो, भारतीय ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर भारतीय वाले से यहाँ से लेकर के ये इस वाले सर्किल में जितने नंबर हैं वो फिर काउंट नहीं किए जाते, बाकी नंबर बचता कौन, 18, 4 और 5। अब आपके मन में आएगा कि विवाहित व्यक्तियों की संख्या बतानी थी, अब ये 2 और 3 तो चले गए इनके अंदर, तो ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ ये 2 और 3 काउंट हो सकते थे, लेकिन वो इसलिए काउंट नहीं होंगे क्योंकि सवाल में कह दिया कि जो भारतीय ना हो, और ये जो 2 और 3 नंबर है ये भारतीय भी हैं, ये क्या है, ये भारतीय भी, तो इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। अब आपके पास नंबर बचा कौन, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है। तो अब आप कहेंगे सर जी ये 4 लोग तो ऐसे जो प्योर वाले एकदम विवाहित हैं, और 5 लोग ये हैं जो विवाहित के साथ साथ शिक्षित भी हैं। सवाल में शिक्षित के लिए तो कुछ कहा नहीं गया है कि वो शिक्षित ना हो, उसने कहा कि भाई भारतीय ना हो, तो हम भारतीय वालों को हटा दिए, बाकी ये जो नंबर 5 बच रहा है इसलिए हम इसको इसमें जोड़ लेंगे। अगर वो बोल देता कि ना तो भारतीय हो और ना ही शिक्षित हो, तब इस 5 को भी ना जोड़ते। अब तो इसलिए उसमें शिक्षित को बोला नहीं गया तो हम 5 को जोड़ लिए। अगर आपके मन में सर 18 को भी जोड़ लीजिए इसी के साथ, काहे लिए अकेले छोड़ रहे हैं उसको। देखो बबुआ, अकेलवा छोड़ने का मतलब ये है कि हम जोड़ लेते, लेकिन ये जो 18 व्यक्ति हैं केवल और केवल शिक्षित है, वो विवाहित वाले में तो है नहीं। और उसने बोला विवाहित तो होने चाहिए ना, विवाहित होने चाहिए, तो विवाहित नहीं था, तो इसलिए इसको हम 18 को नहीं जोड़ लेते। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि कुछ सवाल लिखते हैं और सवाल के बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताना शुरू करते हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो फिर हम इसको बताना शुरू करते हैं, ठीक है।
देखिएगा, जैसे इसमें जो सवाल लिखा गया था उसमें यह बताया गया था कि जो इसका आयत है वो प्रोफेसर का और ये डॉक्टर का और ये विवाहित का, तो हमने इसको यहीं पर लिख लिया है ताकि हम लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़ता, इसलिए लिख लिए हैं। सवाल ये कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित और प्रोफेसर नहीं है। तो मतलब हम लोगों को क्या करना है, ऐसे डॉक्टरों की संख्या देखनी है। तो डॉक्टर कहाँ है, इस त्रिभुज वाले में। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा इस त्रिभुज वाले से ही आएगा, कह रहा है। तो डॉक्टरों को दर्शा, और ऐसी कौन सी संख्या जो डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित और प्रोफेसर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब इस विवाहित वाले सर के इसमें भी नहीं होना चाहिए और इस प्रोफेसर वाले में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो केवल एक वो ऐसी संख्या है जो डॉक्टर तो है ना, तो वो प्रोफेसर है और ना ही विवाहित। मान लीजिए अगर 2 को लेते हैं तो 2 भी ऐसी संख्या है जो डॉक्टर तो है लेकिन ये प्रोफेसर हो जाएगी। 5 लेते हैं तो विवाहित हो जाएगी। 6 लेते हैं तो ये प्रोफेसर और विवाहित दोनों हो जाएगी। अगर ऐसा बोलता है सवाल में कि ऐसे कौन सी संख्या जो डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित और प्रोफेसर भी हैं, तो फिर हम कौन से नंबर ले लेते, 6 नंबर ले लेते, क्योंकि 6 ऐसा होता जो प्रोफेसर और विवाहित दोनों का होता। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं। अब इनमें आपको बताना है ऐसे कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो हॉकी वाला कहाँ है, ये है। क्रिकेट वाला कौन सा है, ये है। हॉकी और क्रिकेट खेलना चाहिए लेकिन बैडमिंटन वाले में वो ना आए। तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज वाले में इस त्रिभुज वाले में ये जितने नंबर हैं इनसे कहीं ना कहीं दूरी बना लेना है। नंबर बचे कौन, 8, 4 और 3। तो अब आप देखेंगे कि जो 8 लोग हैं केवल क्रिकेट खेलते हैं, 3 लोग हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। सवाल यह है कि कम से कम कितने खिलाड़ी हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हॉकी भी खेलते हो और क्रिकेट भी। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये 5 लोग भी जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये बैडमिंटन खेलते हैं। सवाल में मना कर दिया गया है कि बैडमिंटन ना खेलते हो। ठीक है ना। अगला सवाल है कितने व्यक्ति हैं जो केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जैसे एक शब्द बताया था ना केवल, अगर अभी सवाल इतना होता कि कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी जानते हैं तो हिंदी वाले सर्किलवा में जितना था ये सबको जोड़ देते, लेकिन शब्द क्या लग गया है, केवल। और अगर केवल लगा है तो हमको केवल और केवल हिंदी वाले ही बताने हैं। तो ये 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी जानते हैं। अगर हम बात करें 78 लोगों की तो 78 लोग भी हिंदी तो जानते ही हैं लेकिन ये अंग्रेजी भी जानते हैं। सवाल में बोला गया है कि केवल हिंदी जानते हो, तो इस तरीके के सवाल को आपको कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए अगला कुछ सवाल ये इस तरीके से आएगा आपका कि जैसे मान लीजिए कभी कभी दे देता है ये सर्किल नहीं देगा, और सर्किल नहीं देगा तब आप सवाल को कैसे बनाएंगे, कैसे, क्योंकि आपको सवाल को पहले बनाना पड़ेगा तब आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे आप। देखो पहला सवाल ये है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते। तो देखो भैया कुल कितने थे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 50। अब 50 में से 12 किसी में भाग नहीं लेते, -12 कर देंगे, बचेंगे कितना कुल मिलाकर के आपके बचेंगे कितने, 38। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते थे, आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, 50 लड़के हैं, 50 में आप देखते होंगे कि कुछ लड़कों को ना कुछ खेलने वालने में कोई मतलब नहीं, कहो जब खेलने के लिए क्लास वाली जब क्लास अपने स्पोर्ट वाली क्लास जब चले तो कहो जाके कहो बैठे ही रहें, कहें हम बैठेंगे ना कुछ नहीं खेलेंगे, है ना। तो उनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, इसका मतलब है कि 38 लोग खेलेंगे। तो बोला गया है कि 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 17 लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर उन्हीं लोगों में से 28 लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं और कुल मिलाकर के 17 लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो अगर 28 लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 17 लड़के ऐसे हैं जो कि क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के कितने होने चाहिए, 8, 7, 15, यानी कुल कितना हो गया, 45। अब देखो बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बाकी सवाल तो मैं ऐसे डिजाइन बना के लगा ही दूंगा, लेकिन समझो जरा। देखिएगा, मान लीजिए जैसे आपके क्लास में 50 लड़के थे, आप लोग क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं, आपके खेल का पीरियड है, आप बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद सर ने कहा कि ठीक है जिन लोगों को नहीं खेलना है वो बाहर चले जाएं। तो उनमें से बाहर लोग चले गए, तो 12 लोग चले गए बाहर, बचे कितने, अब आपके पास कितने लोग बचे हैं, 38। अब अगर ये उसी में हम ये कह दें कि ऐसा करो कि इनमें से 28 लोग क्या खेलो, 28 लोग क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद जो है 17 लोग क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो आप कहेंगे सर जी अगर 28 क्रिकेट खेलेंगे 17 फुटबॉल खेलेंगे तो 28 और 17 को जोड़े तो हमारे पास कुल कितने लड़के होने चाहिए जो खेलते हों। तो आप कहेंगे तो ये होगा कि 45 लड़के चाहिए। कितने होंगे, 45 लड़के चाहिए। तो अब 45 लड़के तो हैं नहीं, हैं कुल मिलाकर के कितने हैं, 38 है, क्योंकि बाहर तो 12 तो बाहर चले गए, वो नहीं खेलेंगे। हैं कितने, 38 हैं। अगर ये 45 लड़के, अब जरूरत कितने लड़कों की हो गई, 45 की। अब अगर 45 लड़कों की जरूरत पड़ गई है और हैं कितने, 38,
38, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हमको 38 लड़के हैं और 38 से 45 पहुंचने में क्या होगा कि कहेंगे कि ऐसा करो, कुछ लड़कों से कहेंगे कि ऐसा करो तुम क्रिकेटो खेल लो और तुम उसके बाद क्या कहते हैं फुटबॉलो खेल लेना। तो अब उनमें से कुछ लड़के ऐसे होंगे क्योंकि वो 45 की संख्या आपको पूरी करनी है, और हैं कितने लोग 38 लोग हैं, और कह रहे हैं सर जी कहें 28 लोग क्रिकेट खेलो 17 लोग फुटबॉल खेलना है। अब कहेंगे सर जी इस हिसाब से आप हिसाब से तो 45 लड़के होने चाहिए, तो कहें ठीक है 45 नहीं हो पा रहे हैं, कितने कहें 38 हैं सर जी, तो कहें ऐसा करो कुछ जने जो उन्हें क्रिकेटो खेल लो, कुछ जने वही फुटबॉलो खेल लो, दोनों खेल लो। तो कुछ लड़के तो दोनों खेलेंगे तभी तो मतलब क्रिकेट और फुटबॉल हो पाएगा। अब कितने लड़के दोनों चीज खेलेंगे, तो इनमें जितने का अंतर बन रहा होता है, जैसे इसमें 45 चाहिए 38 हैं, तो 45 में से 38 को अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा 7, यानी 7 लड़के ऐसे होंगे जो फुटबॉल भी खेलेंगे और उसके साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलेंगे। अब इसको आप जैसे इस तरीके से बना सकते थे, जब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की भाषा में देखिएगा, फुटबॉल खेलने वाले ये हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कहा जा रहा है कि उसमें कुल मिलाकर के कितने लड़के हैं, 28 लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो भैया इसका मतलब ये है कि क्रिकेट वाले सर्किल में कितने आने चाहिए, 28 आने चाहिए, फुटबॉल वाले सर्किल में कितने आने चाहिए, 17 आने चाहिए। आप ये देखेंगे कि अगर 28 इधर है 17 इधर है, तो कुल मिलाकर के लोग कितने हैं 38, तो 28 और 17 को अगर हम जोड़ दें तो ये जब ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुल 38 लोग हुए, इन दोनों को हम जोड़े तो 38 हुए हैं, और कुल होने कितने चाहिए 45। तो अगर हम 45 में से जब 38 को घटाते हैं बचा कितना 7, यानी 7 लोग ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलेंगे, दोनों खेल खेलेंगे। और अगर आपसे मैं पूछूं कि केवल ऐसे कितने लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलेंगे, तो देखिए इस वाले सर्किल में आप समझिएगा, आपसे मैं पूछूं कि ये 7 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये 7 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आप कहेंगे हाँ खेलते हैं। और क्रिकेट में कितने लड़के होने चाहिए थे, कुल मिलाकर के कितने होने चाहिए थे 28 होने चाहिए, 7 लिखा जा चुका है, और इसके बाद 28 में से अगर हम 7 घटा दें तो कितना होगा 21 होगा, और यहाँ 17 होना चाहिए था फुटबॉल वाले में, 7 पहले लिखा जा चुका है, बचा कितना 10। तो अब अगर हम जोड़ें तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सर ने कहा कि 17 लोग क्रिकेट खेलने चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर 10 और 7 कितना हो गया, 17 लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। 28 लोग फुटबॉल खेलने वाले होने चाहिए, ओ सॉरी फुटबॉल खेलने वाले 17 होने चाहिए, 10 और 7 कितना हो गया 17, 28 को लोग खेलने वाले चाहिए क्रिकेट, तो 21 और 7 को जोड़, यही 7 लोग फिर क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। और लोग कितने हैं, तो अगर हम लोग को जोड़ना चाहें तो 21 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 28 भाई, 21 7 28, 28 में 10 जोड़ देंगे 38 लोग, यानी यही 38 लोग ऐसे हो गए जो जिनमें से कि 7 लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलेंगे, 10 लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेलेंगे। वो जैसे होगा ना, कुछ लड़के तो दोनों खेलेंगे, कुछ तो बचेंगे जो केवल कहेंगे नहीं फुटबॉल खेलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा और उसके बाद इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा सवाल दरअसल आपको थोड़ा सा फार्मूला भी मैं बताता, लेकिन हमने ये देखा कि आपके यहाँ जो सवाल आए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड चीज़ें पढ़ा देने से कोई मतलब है नहीं, है ना। देखो पढ़ने का मतलब यार उतना पढ़ लिया जाए जितने से आपका पेपर निकल जाए, बस दुनियादारी आपको टीचर थोड़ी नहीं बनना है, क्योंकि देखिए हर एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो चाहे कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं का भी होगा, वो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, क्या कहते हैं उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, ना कि अगर उसी टीचर को कह दिया जाए लो यूपी पुलिस का पेपर ले लो सॉल्व करके दिखाओ, तो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको तो बहुत अच्छे से कर ले जाएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट तो वो कहाँ से उड़ाएगा, कोई फिर दिक्कत होगी। तो क्या होता है कि हमें ये चीज़, जैसे अगर हम पता चले अभी आपको रीजनिंग बैंक की रीजनिंग पढ़नी हो, तो बैंक की रीजनिंग ये तो कोई पल्लवे नहीं पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि ये अगर 3 स्टेप हैं तो 3 में से हम 1.5-2 पढ़ रहे हैं, अभी तो मेन वाला एक स्टेप छोड़ ही रहे हैं फिर तो आप। लेकिन इसके लिए मत सोचिएगा कि सर जी छोड़ रहे हैं तो चीज़ें छूट जाएंगी, नहीं छूटेंगी नहीं, क्योंकि हम पेपर का लेवल और प्रीवियस ईयर के पेपर सब देख चुके हैं भैया, और कुछ चीज़ों से गुजर भी चुका हूँ, तो मैं साक्षात्कार गुजरा हूँ कि क्या कहाँ कैसे पेपर आते हैं। अगला देखो, 1865 लोगों में 660 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 लोग मराठी बोलते हैं, हाँ आगे बोलते हैं लिखा था मैंने, नहीं लिखा उसको, परंतु 120 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। देखो 1860 लोग 65 लोग थे, इनमें से 200 तो 120 लोग इनमें से कुछ नहीं जानते हैं, तो इनको 120 को हटा दो, पहले 120 को हटाओ, बचे कितने 5 4 7 1। अब ये बचा कितना 1745 लोग हैं, और इन्हीं 1745 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोलते हैं और 1305 लोग मराठी बोलते हैं। तो अगर कह दें कि 1705 लोग हैं जिनमें से 660 अंग्रेजी बोल रहे हैं और 1305 लोग क्या बोल रहे हैं भैया, 1305 लोग बोलते हैं मराठी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 5 6 6 3 9 और 1 ही, तो 1965 लोग होने चाहिए जो जिनमें से 660 लोग अंग्रेजी बोलें और 1305 लोग मराठी बोलें। और लोग कितने हैं 1745, क्योंकि ये
1865 लोग कुल थे, उनमें से 120 लोग जो हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं, इन दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको हटा दिया गया। बच्चे कितने? 1745। अब कहा जा रहा है कि 660 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 लोग मराठी बोलते हैं। अगर कहीं पर भी 660 लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, 1305 लोग मराठी बोल रहे हो, अगर हम दोनों को जोड़ें तो लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1965 होनी चाहिए। अब हमारे पास लोग कितने हैं? 1745 हैं। इसका मतलब यही है कि कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं? तो 1965 है, तो ये कुल लोग कितने थे? 1745। और 1965 में से हम 1745 जब घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 9 में से 220, तो यानी कि 220 लोग ऐसे होंगे जो आपके दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही भाषा बोलते होंगे। इसको अगर आप इस तरीके से समझना चाहें तो समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी का, ये लिख देता हूँ मराठी का। सवाल ये कहा गया है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 660 है, मराठी बोलने वालों की संख्या 1305 है। ठीक है, तो देखो अगर इसका मतलब ये कि इस डिब्बे में अंग्रेजी, इस डिब्बे में मराठी बोलते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कुल लोग कितने थे? तो कुल लोग थे 1865, जिनमें से 120 कुछ नहीं, दोनों भाषाओं में से कोई नहीं जानते हैं। तो बचे कितने? 1745। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ 660 और 1305 को, तो इसका मतलब दोनों कितने? 1965 आते हैं। और हमारे पास लोग कितने हैं? 1745 है। तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ लोग उनमें ऐसे होने चाहिए जो दोनों भाषा बोल पाएं, इधर वाली और उधर वाली भी। तो 1965 में से जब 1745 को हम घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि कुल ऐसे कितने लोग हों जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। तो 220 अगर मैं देखूं तो 220 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। 660 चाहिए होता है, 660 में से 220 आप पहले लिख चुके हैं, तो इनको क्या करेंगे? 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 440। और उसके बाद 1305 चाहिए होता है, 220 आप यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, तो 220 को अगर मैं घटा दूंगा तो 5, यहाँ 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1085। 1000 कितना हो जाएगा? 1085। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि दोनों भाषा कितने लोग बोल सकते हैं, तो आप 220। अगर सवाल ये बोलता कि केवल मराठी बोलने वालों, अगर आपसे ये पूछता, समझिए, मराठी बोलने वालों की संख्या, तो आप उसको क्या बताते? मराठी लोग तो कितने बोले हैं, तो सवाल वो में बता दिया गया है कि 1305 बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए सवाल लास्ट में पूछ ले कि ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि इसको पता है कि कुछ लोग इसमें से 2 भाषाएं बोलेंगे, और सवाल लास्ट में पूछ लेगा कि केवल मराठी बोलने वालों की संख्या बताइए, तो केवल मराठी कितने लोग बोलते हैं? 1085। केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 440। आप ये बताइए, कह दीजिए कि सर क्या इनको जोड़ने पर ये जो 1745 है ये आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। अगर आपको, अरे कितना, अच्छा हाँ, जोड़ देते हैं। देखिए 440 लोग हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 220 जो बीच वाले थे, दोनों भाषा जानने लगे थे, ये 1000 जो 85 था, जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 हो जाएगा, और उसके बाद 4 2 6 1 इधर से हासिल आया था 7 और 1, 1745 लोग ये हो जाएंगे। और इन्हीं में से ये कुछ हो जाएंगे जो दोनों बोलने लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अंग्रेजी बोलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मराठी बोलेंगे। तो देखिएगा इस चैप्टर में आप सवाल लगा लीजिए, जो सवाल आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल, और आप देखिएगा बुक पे जाइए जरूर। आप ये मत सोचिए कि इतना ही पढ़ करके आप, क्योंकि 10-12 सवाल आप लगाएंगे तो 1 2 तो 3 आपको उसमें फंसने फिक्स हैं, और फंसेंगे तो आप भेजिए क्वेश्चन, बाकी उसका सलूशन आपको मिलेगा, ताकि आपको भी लगे आप भी तो कुछ दिमाग चलाएं। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर के साथ आपको तुरंत मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके।